हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं ग्रेड अप क्लासेस से अरुण सर। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं इतिहास से मोस्ट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो ऑल एग्जाम में आपका हर एग्जाम के लिए मैंने क्वेश्चन बनाकर तैयार किया हूं मेरे प्यारे बच्चों। और मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो देखने से पहले आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मैं शुरू करता हूं। आज का जो टॉपिक है, आज का जो मोस्ट क्वेश्चन है, आज का सवाल क्या बोल रहा है, आज का अरुण सर का पिटारा क्या बोल रहा है, पिटारा में आज आप लोग के बीच देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध हुआ था और कौन सी नदी के तट पर हुआ था। ये सवाल आपका है कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो युद्ध हुआ था वो कौन सी नदी के तट पर हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल है आपसे। तो आपका आंसर क्या होगा? ए, नर्मदा नदी के तट पर। कौन सी? नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। बहुत मोस्ट है, सवाल पूछते रहता है हमेशा, इसलिए याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आप यहाँ से सवाल पूछे कि एक और सवाल पूछता है कि पुलकेशिन द्वितीय किस वंश से संबंधित था। तो चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा जो शासक था वो पुलकेशिन द्वितीय था मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे देखें, पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच जो युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के तट पर, उसमें हर्षवर्धन की पराजय हो गई थी और 634 में युद्ध हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? आप यहाँ पे एक और सवाल हम लोग देख लेंगे अलग से कि नर्मदा नदी आपसे पूछे कि किस ओर बहती है, पश्चिम की ओर बहती है। आप नर्मदा नदी के बारे में और सवाल पूछते रहते हैं कि नर्मदा नदी निकलती है, वो कहाँ से निकलती है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका आंसर होगा नर्मदा नदी जो निकलती है वो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, जो अरब सागर में गिरती है। आप यहाँ पे सवाल बनेगा कि जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी की खासियत सवाल हमेशा पूछते रहता है कि नर्मदा नदी जो गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है नर्मदा नदी को मेरे प्यारे बच्चों। अब आपसे नर्मदा नदी के बारे में पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों कि अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। इस तरह ऐसे याद रखेंगे। और सर्वाधिक किस राज्य में नर्मदा नदी बहती है, ये सवाल पूछेगा आपसे। तो मध्य प्रदेश में बहती है, सर्वाधिक बहती है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में मेरे प्यारे बच्चों। तो ये नर्मदा नदी के बारे में हम लोग एक क्वेश्चन पर कई क्वेश्चन हम लोग जो आप डिटेल से समझा रहे हैं, तो आप लोग समझते जाएंगे। और क्या करेंगे, अब जब वीडियो देखेंगे तो एक कलम और कॉपी के साथ नोट बनाते जाएंगे, जो आपको एग्जाम में बहुत फायदा करेगा मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? आप दूसरा देखेंगे यहाँ पे कि दूसरा पॉइंट क्या बोले कि राजसी तंगड़ी का युद्ध कब हुआ था, ये सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे देखिए कितना घुराया हुआ सवाल है, आपसे पूछ देता है कि परीक्षा में कि ये तो क्लियर है कि तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था, ये तो क्लियर है। जस्ट उसी का बोलते हैं राजसी तंगड़ी का युद्ध, या बोलते हैं बन्नी हट्टी का युद्ध बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं? बन्नी। आपसे पूछे बन्नी हट्टी का युद्ध कब हुआ? 1565, जो तालीकोटा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये आपसे पूछे राजसी तंगड़ी का युद्ध, उसी को बोलते हैं तालीकोटा का युद्ध। तो आपको क्लियर है 1565 यानी 23 फरवरी 1565 मतलब बन्नी हट्टी का युद्ध हुआ, या तालीकोटा का युद्ध हुआ, या आपका राजसी तंगड़ी का युद्ध हुआ। जिसमें अब आपसे सवाल पूछ देगा परीक्षा में कि तालीकोटा का युद्ध हुआ तो इसमें किस का अंत हुआ? तो विजयनगर का अंत हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है? क्लियर है? अब चलेंगे नेक्स्ट में। चोल काल में कलंजू सोने के सिक्के थे। क्या थे? सोने के सिक्के थे, कलंजू भी मोस्ट है, याद रखिएगा। अगर पूछे चोल काल में जो था सोने के सिक्के थे, कौन? तो कलंजू। अब चोल काल यानी चोल वंश, याद रखें चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। राजेंद्र तृतीय चोल वंश का अंतिम राजा पूछेगा आपसे एग्जाम में। तो राजेंद्र तृतीय चोल वंश का अंतिम राजा, चोल वंश के संस्थापक विजयालय और चोल वंश की राजधानी तंजाउर ऐसे भी लिखता है, तंजौर ऐसे भी लिखता है। चोल वंश की राजधानी
और चोल वंश के संस्थापक विजयालय और चोल वंश का अंतिम राजा जो था वो राजेंद्र तृतीय था मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर हो गए। और नेक्स्ट क्या हो रहा है कि भीम प्रथम, क्या हो रहा है, भीम प्रथम के शासन काल में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था मेरे प्यारे बच्चों। आपसे पूछे किसके शासन काल में, आपसे एग्जाम में पूछे किसके शासन काल में जो था महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, तो आपका आंसर क्या हुआ, भीम प्रथम के शासन काल में। याद रखेंगे जो सोलंकी वंश से संबंधित था, सोलंकी वंश से संबंधित था आपका भीम प्रथम, याद रखेंगे। और महमूद गजनी ने जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था वो 1025 में आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर जो महाराज है गुजरात के सौराष्ट्र जिले में अवस्थित है सोमनाथ मंदिर, याद रखेंगे। अब यहाँ पे क्या पूछेगा, महमूद गजनी का पहला आक्रमण जो था जयपाल के विरुद्ध 1001 ईस्वी में जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था महमूद गजनी ने मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या पूछे कि महमूद गजनी के बारे में कि महमूद गजनी ने अंतिम आक्रमण जो जाटों के विरुद्ध किया था वो 1027 में आक्रमण किया था जाटों के विरुद्ध, और इनकी मृत्यु 1030 में हो गई थी महमूद गजनी का मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि अब जो था भीम प्रथम सोलंकी वंश से संबंधित था भीम प्रथम। अगर ऐसा भी एग्जाम में पूछ देता है कि भीम प्रथम किस वंश से संबंधित है, तो सोलंकी वंश से। सोलंकी वंश के संस्थापक याद रखेंगे मूलराज प्रथम, कौन, मूलराज प्रथम। और सोलंकी वंश का जो था अंतिम जो था शासक वो भीम द्वितीय था, कौन था, भीम द्वितीय, याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या हो रहा है कि आपसे एग्जाम में पूछ रहे कि किस स्थान से नर्तकी की एकांश मूर्ति मिली है, ये सवाल है आपसे कि किस स्थान से, आपसे एग्जाम में पूछे कि नर्तकी की एकांश मूर्ति मिली है, तो कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है मेरे प्यारे बच्चों। कहां से, मोहनजोदड़ो से। अब यहाँ पे देखें कि अब आपसे पूछे कि मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, ये पूछे कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला। क्या होता है, मृतकों का टीला, ये कुछ एग्जाम में पूछते रहता है, याद रखेंगे। और मोहनजोदड़ो का जो खोज किया था 1922 में राखाल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो का खोज क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, मोहनजोदड़ो का खोज 1922 जो राखाल दास बनर्जी। अब आपसे एग्जाम में पूछ दे कि मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है, तो सिंधु नदी किनारे होगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें मोहनजोदड़ो, ठीक है। अब चले नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे कि पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़ने वाला राजधानी कहा है। पूछ दे आपसे एग्जाम में किसने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़ने वाला राजधानी कहा, ये सवाल हमेशा आते रहता है, याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखेंगे पिगट, किसने कहा, पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़ने वाला राजधानी कहा था। अब यहाँ से आपसे पूछे हड़प्पा के बारे में कि हड़प्पा जो सबसे पुरानी सभ्यता हड़प्पा 1921 में सवाल देता है बना के एग्जाम में कि निम्न कौन सी जो है सबसे पुरानी सभ्यता है, तो हड़प्पा देगा, मोहनजोदड़ो देगा, कालीगंगन देगा, ऐसा ऑप्शन देगा आपको। तो एग्जाम में आपका आंसर क्या होगा, हड़प्पा। याद रखें 1921 में हड़प्पा की खोज हुआ, 1921 में जो दयाराम साहनी ने किया मेरे प्यारे बच्चों। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी। हड़प्पा कौन सी नदी किनारे, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ मेरे प्यारे बच्चों। इस तरह ऐसे याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्या बोला कि सदानीरा, मैं एक नदी से भी सवाल बना दिया कि सदानीरा का आधुनिक नाम क्या है। सदानीरा का आधुनिक नाम गंडक। क्या नाम है, गंडक जो सदानीरा का आधुनिक नाम है, या उल्टा पूछे गंडक का प्राचीन नाम क्या है, तो सदानीरा। इस तरह से पूछ दे। और पूछ देता है बिपाशा, तो ब्यास का। अवितस्ता पूछ दे तो झेलम का। पुरुषणी पूछ दे तो रावी का। इस तरह ऐसे पूछते रहता है एग्जाम में, तो याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोला, विश्व दुखों से भरा, ये कथन किसका है, इसमें सवाल पूछेगा कि विश्व दुखों से भरा है, ये किसने कहा। तो क्लियर है किसने कहा, तो बुद्ध ने कहा, गौतम बुद्ध ने कहा। क्लियर है। तो किससे लिया, ये सवाल है किससे लिया, तो आपको देगा ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, सामवेद से, उपनिषद से, ऐसा ऑप्शन देगा। तो किससे होगा, उपनिषद से। क्या होगा, उपनिषद से लिया गौतम बुद्ध ने। विश्व दुखों से भरा है किसने कहा था, तो गौतम बुद्ध ने। कहां से लिया, तो उपनिषद से लिया। इस तरह से याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या हो रहा है कि बवनी राज्य की स्थापना, बवनी राज्य की स्थापना कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल है कि बवनी राज्य की स्थापना कब हुआ, तो 1347 ईस्वी में बवनी राज्य की स्थापना हुई थी मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे देखिए बवनी राज्य की स्थापना 1347 में हुई थी। तो उसमें पूछ देगा आपसे एग्जाम में दिल्ली सल्तनत काल का कौन सा व्यक्ति के
शासन काल में बमनी राज्य की स्थापना हुई थी मेरे प्यारे बच्चों। तो याद रखेंगे क्या बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, जो MBT बोलते हैं शॉर्ट में, क्या बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक MBT, बमनी राज्य की स्थापना। आप पूछते आपसे एग्जाम में कि बमनी राज्य की स्थापना की राजधानी, बमनी राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो गुलबर्गा। कहाँ थी, गुलबर्गा। बमनी राज्य की जो भाषा थी वो क्या थी, मराठी। क्या थी, मराठी। याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों। और पूछे कि बमनी राज्य की मुद्रा क्या थी, तो हुन। बमनी राज्य की मुद्रा हुन, और विजयनगर की मुद्रा पैगोडा। ये दोनों आते रहते एग्जाम में रखें। विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा पैगोडा, बमनी राज्य की मुद्रा हुन थी। इस तरह याद रखेंगे। और बमनी राज्य जो 4 प्रांतों में बटा हुआ था, याद रखेंगे। और 1347 में इसकी स्थापना हुई, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई। और किसने किया बमनी राज्य की स्थापना, तो हसन गंगू ने किया था मेरे प्यारे बच्चों। किसने किया, हसन गंगू ने किया था मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेंगे। आप देखिए यहाँ पे कि नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि अकबर के समकालीन प्रसिद्ध एक सूफी संत था। अकबर के समकालीन एक प्रसिद्ध सूफी संत था, उसका नाम क्या था, आपसे एग्जाम में पूछ दे तो क्या नाम था उसका मेरे प्यारे बच्चों, तो सूफी संत शेख सलीम चिश्ती। अगर आपसे पूछ दे कि सूफी संत जो शेख सलीम चिश्ती किस मुगल शासक के समकालीन था, तो अकबर के समकालीन था मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपसे एग्जाम में पूछे, जो एग्जाम पिछले बार रेलवे ग्रुप डी का हुआ उसमें पूछा था कि सूफी संत जो शेख सलीम चिश्ती का जो था तो उसका दरगाह कहाँ है, तो याद रखिए शेख सलीम चिश्ती की दरगाह आगरा में है, जो फतेहपुर सीकरी में है। याद रखें मेरे प्यारे बच्चों। अब इसी तरह पूछे कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ, तो दिल्ली में। अब क्या पूछे कि मोहजुन चिश्ती की दरगाह पूछे तो अजमेर में स्थित है। इस तरह से याद रखेंगे। अब यहाँ से अकबर के बारे में पूछे, अकबर को मालूम है अकबर का जो जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 अमरकोट में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेंगे। जो इनके माता का नाम हमीदा बानो बेगम था, हमीदा बानो बेगम इनके माता के नाम था मेरे प्यारे बच्चों। और अकबर के बारे में मालूम है कि अकबर इससे भी सवाल पूछता था कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था, तो टोडरमल था। कौन था, अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल। अकबर का सेनापति कौन था, तो मानसी। अकबर का संगीतकार कौन था, तो आपका क्या बोलते हैं, तानसेन। और मानसी सेनापति था। इस तरह से याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों। और अकबर के बारे में कि अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, तो नगाड़ा। और पूछे गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था मेरे प्यारे बच्चों। और पूछे किसने सबसे पहले समुद्र को देखा और वहां पे पुर्तगालियों से मिला था, तो अकबर ने मिला था मेरे प्यारे बच्चों। इस तरह से आप एक क्वेश्चन पर मैंने कितने क्वेश्चन बना दिया मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरह ऐसे पढ़ने का तरीका होना चाहिए कि जब भी आप पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसमें कई क्वेश्चन बनाने का आपको तरीका मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। आप चलेंगे, आपसे पूछे कि एक रानी एलिजाबेथ जो था इंग्लैंड की रहने वाली थी, जो वो किसके समकालीन था। आपसे पूछे कि रानी एलिजाबेथ किस मुगल शासक के समकालीन थे, तो आपका आंसर क्या होगा, अकबर के समकालीन थे। क्लियर है, अकबर और रानी एलिजाबेथ। अकबर का जो रानी एलिजाबेथ का जो शासन जो काल था वो 1558 से लेकर 1603, 1558 से 1603। तो आपको मालूम है कि अकबर का जो 1542 में जन्म हुआ था उसके समकालीन है ना, तो याद रखें अकबर के समकालीन थे रानी एलिजाबेथ। अब आपसे पूछे चौरी चौरा कांड, एकदम छोटा सवाल है कि चौरा चौरी कांड, ये पूछते रहता है, पूरी डेट के साथ पूछ देता है एग्जाम में कि चौरा चौरी कांड कब हुआ। तो 1922 तो क्लियर है, तो छोटा डेट भी याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था, जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। और अब आपसे एग्जाम में पूछे चौरा चौरी कांड हुआ तो कौन सी आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, ये सवाल पूछेगा आपसे। तो आंसर आपका क्या होगा, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, जो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। क्लियर है। अब आपसे पूछे कि चौरा चौरी कांड हुआ तो उसमें भारत के वायसराय कौन था, ये भी पूछे। तो चौरा चौरी कांड हुआ, उसमें भारत का वायसराय लॉर्ड रीडिंग था। कौन, लॉर्ड रीडिंग था। और ऐसे भी पूछे आपसे कि स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ, उसमें भारत का वायसराय तो लॉर्ड रीडिंग के समय में। ठीक ना, मोपला विद्रोह हुआ 1921 में, ये भी पूछे कि किस भारत के वायसराय कौन था उसमें, तो लॉर्ड रीडिंग के समय। क्लियर है, इस तरह से याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आप चलिए नेक्स्ट, क्या बोला कि
एक पुस्तक है कि परमाणु बाग की सवारी। परमाणु बाग की सवारी पुस्तक के लेखक कौन थे, ये सवाल है। परमाणु बाग की सवारी पुस्तक के लेखक है जो था एन राम थे। कौन थे? एन राम। परमाणु बाग की सवारी पुस्तक कौन लिखा? तो आंसर होगा एन राम थे। क्लियर है? अब नेक्स्ट मैंने एक दिवस डाल दिया कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिए, दिवस भी एक एग्जाम में पूछते रहता है। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो मनाया जाता है, जो 11 मई को मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे देखें कि राष्ट्रीय जो प्रौद्योगिकी दिवस जो मनाया जाता है वो किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो आपको पता होगा कि 11 मई को क्या हुआ था। 11 मई 1974 को पोखरण में जो परमाणु बम परीक्षण किया गया था उसकी मतलब है उपलक्ष्य में जो मनाया जाता है 11 मई 1974 को, उसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए पहली जो परमाणु बम परीक्षण जो पोखरण में हुआ था 11 मई 1974, देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। और दूसरा जो परीक्षण हुआ था पोखरण में वो था आपका 13 मई 1998, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। इस तरह से याद रखेंगे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अब आपसे एक सवाल पूछे कि क्या बोलते हैं, इसी के बारे में पूछे कि जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो मनाया गया था 11 मई 1974 को, यानी जो परमाणु बम परीक्षण हुआ था उसका कोड क्या था? कोड इस तरह ऐसे याद रखेंगे। तो स्माइलिंग बुद्धा क्या था? स्माइलिंग बुद्धा था। जो 11 मई 1974 को जो परमाणु बम परीक्षण हुआ था उसका कोड क्या था? तो स्माइलिंग बुद्धा। और दूसरी जो हुआ था 13 मई 1998 को जो अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, तो उसका जो कोड था याद रखेंगे ऑपरेशन क्या था उसका? ऑपरेशन शक्ति। क्या था? ऑपरेशन शक्ति। 13 मई 1998 को जो हुआ था परमाणु परीक्षण उसका कोड ऑपरेशन शक्ति। और प्रथम बार जो हुआ था 11 मई 1974 को वो हुआ था उसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा। इस तरह ऐसे याद रखेंगे। बहुत कुछ था सवाल याद रखेंगे जो मोस्ट है। तो आज का जो मैंने क्वेश्चन जो बनाकर लाया बस इतना ही, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। शायद आप लोग को अच्छा लगा होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। बस आज का इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय ग्रेड क्लासेज।